वो ज़रा हौसले से सुनिएगा, वो आपको ना वो जज़ब नहीं होता अक्सर। ये एंटी फंगल है सर? हाँ, ये एंटी फंगल है। अब मैं आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, वायरल स्नबेंट सारा कुछ इकट्ठा एक चीज़ में बताने लगा हूँ। उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ हौसले से बर्दाश्त कीजिएगा। लोग उसको ना बड़ा दुख में कई उसके ख़िलाफ़ भी होते हैं, राय होती हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो है फार्मलिन। भावें तुझे मैनू ला लो, ये केड़ी गल है। फार्मलिन नहीं, उसको नहीं लगा। वो ना डेड बॉडीज़ को भी लगाते हैं। डॉक्टर जब आपकी सर्जरी करते हैं, जिस्म से कुछ उज़्व निकालते हैं ना, उसमें डुबो देते हैं, बड़ा लंबा अरसा उसके अंदर। फार्मलिन दूध ही डालते हैं, दूध के अंदर एक कतरा। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो दूध नहीं फुटता उससे ना, वो बड़ा जुल्म है, गलत है। लेकिन अगर आप उस गड़े में जहाँ पे आप लगाने लगे वहाँ पे फार्मलिन का स्प्रे कर दें, लंबा अरसा आप महफूज होगा। एंटीवायरल भी है सर? वायरल स्नबेंट एंटी और चीज़ होता है जी, उसका मतलब होता है ख़त्म कर देने वाला, ये स्नब कर देता है उसको। वायरल स्नबेंट स्नबेंट है ये सर, ये पपाया के लिए भी ये मैं कैमरे तो बाद दसांगा। ये कैमरा ख़त्म हो जाएगा। पपाया के लिए भी कर सकते हैं। जी जी हम इंग्लिश रोजेस जो मंगवाते हैं इंग्लैंड से, ठीक है जी। उनकी ग्राफ्टिंग बिल्कुल उन्होंने जड़ के नीचे की होती है। तो उसका एक रीज़न वो ये बताते हैं कि ये ग्राफ्टिंग नीचे चली जाएगी तो रूट स्टॉक जो है ना वो नहीं निकलेगा। और गुलाब पे मैंने ज़ाती तौर पे भी तजर्बा किया है कि जितना उसको नीचे दबा देंगे फिर रूट स्टॉक वो नहीं निकलता उसका। रूट स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो रूट में रहना है, अदरवाइज हम वो शाख भी लगा सकते हैं ना। जी देखिए, हम तो फिर शाख सीधी शाख ही लगा दें। रूट स्टॉक जटी खटी का क्यों कहा गया था? उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। हम क्या करते हैं जी, सारे जितने भी वो अपने जूस वाली दुकानें हैं वहाँ से वही किन्नों का उठा के लगा देते हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है सडन डेथ की और पौधों के ना चलने की। देखिए, रूट स्टॉक का काम करना है, वो जंगली लगाना है हमने। जंगली लगाएंगे, जंगली नीचे से पानी उठा के दे रहा है उसको। तो अगर हमारा ओरिजिनल पौधा, फिर आपने ग्राफ्ट किया क्यों है? ना करें, फिर आप कलम लगा दें सीधी। जो आप उस इंग्लिश रोजेस, असल में बाज़ औक़ात कुछ मिथ ऐसी हो जाती हैं, हम उनको तोड़ नहीं पाते हैं। मेरे पास उसका कोई हाल ही नहीं है। फिर मैं उसको पता क्या कहता हूँ, जिस तरह वो कहते हैं वैसे कर लें। बजाय रेजिस्टेंस करने के, फड्डा लेने के, मैं कहता हूँ जिस तरह वो कहते हैं ना, आपका रूट स्टॉक का काम। रूट स्टॉक उसका मतलब क्या है कि ऐसी बेहतरीन चीज़ जो जड़ के तौर पे इस्तेमाल हो सके। आम तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है जो ज़मीन से ज़्यादा पानी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट, जिसका मुंह बड़ा हो, वो खींच के ऊपर। देसी वैराइटीज़ में ये खसाइयत। हम नीचे रूट स्टॉक देसी पता क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो उस इलाके का लोकल होता है। जटी खटी लोकल है हमारी, कामयाब भी ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर आपने अपने स्टॉक को भी उसके साथ आपने जो साइन है उसको भी नीचे दबा दिया, तो फिर तो साइन खुद जड़ें निकाल गया। ठीक है, खैर ये बड़ी लंबी बहस है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जिसमें पौधे को आपने ज़मीन में लगाने से पहले उस गड़े को मुकम्मल तौर पे डिसइंफेक्ट करना है। आपने उसमें एंटीबैक्टीरियल अलहदा से भी स्प्रे करना है। मुझे स्ट्रेप्टोमाइसिन पसंद है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ह्यूमन को इंजेक्शन या जानवरों को लगाने वाली वायल्स होती हैं वो ले लें। ये 8-10 चीज़ें मैं आपको मिला के लिख दूंगा। इन तमाम चीज़ों को आपने उस गड़े में कुछ को बखेर देना है, कुछ को स्प्रे कर देना। अब वो अगले 10 साल के लिए महफूज हो गया। जो मिट्टी आपने उसमें भरनी है, उस मिट्टी में भी ये चीज़ें डालनी। उस मिट्टी में क्या रेशियो है? 1/3 आपकी होनी चाहिए भल, 1/3 जो है वो ऐसी मिट्टी जिसके अंदर जो है कंपोस्ट या चीज़ें बड़े अरसे से पड़ी मिक्स हो रही हूँ, यानी गड़े की मिट्टी, पत्तों की खाद वगैरह वगैरह। खाद जो है 5 से 10% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ जो है अपनी ही मिट्टी 1/3, जिसको अपर सॉइल लेयर कहते हैं, जो आपने उस गड़े को निकाल, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूँ। जब आपने गड़ा निकालना है ना, उसकी ऊपर की मिट्टी नहीं ज़ाया करनी, उसको पहले निकाल के साइड पे संभाल लेना है। जो नीचे वाली मिट्टी है वो ज़ाया कर सकते हैं, ऊपर वाली नहीं, वो तो सोना है, उसको नहीं ज़ाया करना हमने। उसको फिर हमने भल के साथ और बाकियों के साथ मिलाना है। साथ हमने क्या चीज़ें डालनी? अब हमने साथ उसके सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट डालने हैं, उसके साथ हमने NPK डालने हैं, हमने खादें डालनी है सारी, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, गोबर डालना है, ये ख़ास तौर पर वर्मी कंपोस्ट आजकल आ रही है, ये ज़रूर डालनी है। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर आपने उस मिट्टी को उस गड़े के अंदर डालना है। अब आपने पौधा उतारना है। अब आपका पौधा जो है अगले 100 साल के लिए ज़िंदा रहने के लिए तैयार है। और अभी जो सर बाग खड़े हुए हैं उनमें ये फ्लड करते हैं, तो जो रूट्स की डिजीजेज हैं वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो या ख़त्म हो जाएंगी। और सर ये जो आपने बताया फॉर्मलाइन, ये अकेला कवर करेगा? और कितना ये इसकी कीमत कितनी होती है?
ड्रमी मिलती है इसकी, और मैं 85 को 100 रुपए की होती है, और उसमें कोई 30-35 लीटर होता है। और ये इम्पोर्टेड की कीमत है। हाँ, इसमें अगर वो पानी मिला के आपको दे देंगे तो फार्मलिन बन जाएगा, फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड बहुत सस्ता मिल जाता है, उसको भी बाज़ औक़ात फार्मेलिन कह के बेच देते हैं। ठीक है, तो आपने कहना जी हमें प्योर दें, खालिस वाला दें, आप खुद पानी डाल लें, आपने पानी की कीमत क्यों देनी है उसमें? ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ सर, जो टाली हमारे इलाके की खुश्क हो रही है, उसका इलाज यही है, उसके लिए ये ज़मीन में जब लगवाएं ना, जिस तो वो टाली दो को चार आपने ये डाल दिया ना, हाँ। उस टाली को दोबारा सडन डेथ नहीं आने लगी। नो सर, ये फिर आप सर वो जिम्मेदार जो मैं- आठ दस चीजें आप कह रहे हैं मैं अगर सर- बोल दें, कौन सी जी? वो जो आप कह रहे हैं 8-10 चीजें मैं बताऊंगा नहीं। उनको मिला के 2 चीज़ें होंगी। वो ग्रुप में वो लिख के कर देता हूँ, लेकिन मेरे पपीते के लिए बोलता ना याद रहे। सब पपीते के लिए किसके लिए? पपीते के बाग के लिए नहीं, हर पपीते को बाग ना कहिए, सब्जी है जी। मैंने उसको बड़े अरसे से ना लोगों को जिल्लत काटते देखा है पपीते में। मैं अपने पपीते के अंदर पता क्या करता हूँ, हम कहते हैं नहीं 1100 पौधा किले में लगाना है, 800 बचता है। मैंने अपने पपीते के बाग में इस दफ़ा 3000 पौधा लगाया। मैं कहा, कितना को वायरस खा जाएगा, हाँ, कितना को नुकसान। ये ना सीड बॉर्न वायरस है, मुझे अब अंदाज़ा इसका हो गया है। और ये वायरस भी नहीं है, ये एक खाली नई केमिस्ट्री, ये वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान की एक चीज़ है जो इसको तबाह करती है। इसके ऊपर आजकल बड़ी अच्छी रिसर्च भी हो रही है, हम पब्लिश भी करेंगे इसको बड़ा अच्छा। फ़िलहाल हमें ये पता है कि आपको एक पौधा मुकम्मल वायरल होता है, साथ बिल्कुल सेहतमंद भी खड़ा होता है वहीं पे, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। तो मैंने क्या किया जी, मैंने 3 गुना पौधे लगा दिए। उसको फिर खत्म कर देंगे सर, जो बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। हम मिसाल मेरा जी, मैंने 3-3 फुट पे पौधा लगा दिया ना, मेरा चौथा पौधा उड़ गया वायरस से, 5वां उड़ गया, मैंने ये गचना है, गच के उसके पूरा वहाँ पे लगा देना, इतना काम है। एक उसका ट्रांसप्लांटिंग शौक आएगा। देखिए मुझे शुरू में बीज पड़ रहा है 30-35 रुपए का, पौधा पड़ रहा है अगर मैं खुद लगाऊं तो 50 या 45 रुपए का। भाई 120 रुपए के 3 पौधे, 3 में से मेरा एक बच जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरा, पपीते की ज़रा कीमत का अंदाज़ा करें, एक पौधे के साथ 3 मन फल लगा होता है। जो पहला निगर फल लगता है वो 3 मन फल लगता है पहले साल में। 3 फल जो है ना, मेरी सारी कीमत मुझे वापस दे देते हैं। 3 फल, तो वो तो 3 मन लगा हुआ है, ज़रा सोचें तो सही। मैंने इससे लोग बनते भी देखे हैं, मैंने उजड़ते भी देखे हैं। उजड़ते वो हैं, मैनेजमेंट होती है वो उजड़ जाती है। मिस में पड़े बगैर करेंगे कोई भी काम, कोई भी काम। ये बंद हो गया। अच्छा मैं जितनी देर बांधा बता दूं, फार्मलिन स्प्रे कर सकते हैं। बड़े इसकी मुखालफत है। हाँ? कोई नहीं, इधर नहीं मानते लोग। पानी का रेशो कितना रखेंगे? रेशो इसकी रखी जाती है जी, 1 लीटर को हम मिलाते हैं खालिस जो होता है प्योर, उसको 120 लीटर पानी में। 1 लीटर का फॉर्मूलाइन फार्मलिन बेहतरीन है। मैं कहता हूँ ये स्प्रे करें और मेरी फंगस को कहें चल के दिखाए वहाँ पे। ये सर आलू की फसल पे भी कर सकते हैं। अभी हमने जो ये तो एक बार मैंने बता दिया। कर करके मर जाएगा। एक दफा कर दें तो कितने अरसे के लिए? एक बार तो जितनी देर तक अगले स्पोर्स नहीं आते या बारिश नहीं आती, ये नहीं है कि पक्का उसका चमड़ जाएगा। सस्ता है, देखिए 400 रुपए का तो लीटर आ रहा है। एक बार पूरे फार्म पे फ्लड कर लेते हैं। एक मेरे जो सवाल आया जी, अच्छे जी जी हाँ जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सीड को ट्रीट इससे करें तो फिर कैसा रहेगा? सीड के लिए सबसे अच्छा होता है थायरम। थायरम TMTD के नाम से आता है। ये सीड के लिए दुनिया का बेहतरीन एंटी फंगल है। हम अपने खीरे के बीजों को या मैं जो सब्जी का बीज मंगवाता हूँ ना, उसको हम थायरम से ट्रीट करते हैं। चल वो खत्म हो गया, क्लोज हो गया। वैसे अगर आप इसे ट्रीट कर लें बहुत अच्छा है, लेकिन उसके रेशो ज़रा कम रखिएगा, खालस से नहीं कर देना। 1% सोल्यूशन, 1 लीटर सर पे 100 लीटर जी जी 1% सोल्यूशन बना लेना है, स्प्रे कर देना है, कमाल हो जाएगा। फंगस नहीं पास लगता उसके। वो इसलिए कि सर उसमें फंगस की कई वैरायटियां चल रही होती हैं, गंदम में भी, चावल में भी। इस समय चावल में हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम आया कि सर भाई आप खामोशी से बैठे हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही। दरमियान में रुकावट है। हाइब्रिड में भी निकला बहुत बड़ी बड़ी देखा, लेकिन जो हमने दूसरी 1847 वगैरह जो लगाई हैं। उसमें बहुत भाई जज थे और पिछले साल नहीं था, इस साल वो बहुत। रुकावट फिर आ गई है। सर इसका एक कारण अभी आपने ये भेजना ही लिख के पौधे नहीं निकाल लिए जाए, लंबा तीला निकाल रहे हैं ना, उन पौधों को निकाल लिए जाए, उनको काटा ना जाए। काटने की बजाय निकाल दें, वो ज़्यादा बेहतर। आप सही कह रहे हैं, अदरवाइज फिर फैलते हैं, वो मज़ीद फैलते जाते हैं। अच्छा देखिए, इल्म की ना बहुत सारी जहतें हैं। सपोज़ अगर मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ ना, तो मैं दिल के बड़े अच्छे आपको जवाब दे लूँगा, लेकिन हो सकता है मैं जिगर पे जवाब ना दे सकूँ, मैं किसी और चीज़ पे। इल्म के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है, जिस तरह आज हम बैठे हैं ना एक महफिल में,
कल को एक सॉइल साइंटिस्ट बैठा लें, फिर किसी ने पैथोलॉजिस्ट बैठा लें, किसी ने कीड़ों वाला, वो अपने राज उगलेंगे मोहब्बत में, प्यार में, साथ बैठने के। वो जो राज होते हैं ना वो ज़िम्मेदार को मेरे पास हैं। मैंने जिस दिन अपनी तालीम मुकम्मल की ना यूनिवर्सिटी से, तो नंबर बड़े थे, अवार्ड भी ले लिया, लेकिन ना मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। वही जो अपनी कुछ थोड़ा बहुत कच्चा ज़मींदारा था। फिर जिस दिन निकल के अपनी ज़मीन आबाद की ना लगभग, और मैंने सबसे पहला पंगा भी टनल फार्मिंग में ले लिया। टनल फार्मिंग ने मुझे वो कुछ सिखाया कि कमाल कर दिया। देख लें पिछली वीडियो चढ़ गई है कि नहीं। आजकल 1 महीना रहने देते हैं, फिर उड़ा भी देते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। महंगी पड़ी होगी उस वक्त। बहुत महंगी, बहुत महंगी। अच्छा, उस वक्त ना टोटल पाकिस्तान में 4 एकड़ थे जिन पे टनल फार्म, उसमें से 1 एकड़ मेरा था। 1999-98 की बात है। और लोग हमें पता कहते थे छुपाएं, लोगों को ना बताएं, फैल ना जाए। आज माशाल्लाह 1.5 बल्कि 2.5 लाख एकड़ पे जो हमारे पास अदाद-ओ-शुमार है, 2.5 लाख एकड़ पे टनल फार्मिंग हो रही है। आपने तो टनल लगा के सीख लिया, हम कच्चे ज़मींदार से कैसे सीखें? बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट जब अपनी गाड़ी पे तजर्बा ना करना हो तो दूसरे दे ड्राइवर बन जाते हैं। सही बात है। ਉਹਦੀ लैंड क्रूजर ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ करो, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी ले लें। सर सब कह रहे हैं कि मेरे फार्म पे आ जाओ। समझ लगी नहीं? अच्छा, ये दावत सबको है। अगर आप लोग सीखना चाहें तो हमारे उस फार्म पे जो कि हमने पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, हमारे कुछ फार्म ऐसे हैं जहाँ पे ना हम वो ब्रीडिंग करते हैं, वहाँ पे हम हर नहीं जाने देते। वो ना मेरे लिए, आप अक्सर हैरान होते होंगे मैं फार्म पे मना कर देता हूँ। उसकी वजह, आज से कुछ 6-7 साल पहले मैंने इसी तरह ना सारे दोस्तों को बुला लिया। 250-300 बंदा आया, ज़्यादा बंदे थे, 250-300 से भी। उन्होंने आते मेरा इंटरव्यू कम लिया, मेरे मुंशियों का ज़्यादा लिया। तो तनख्वाह किन्नी, उन्होंने कहा 24,000, मेरे को 26 ले आ जा। कर दें, करें जुलाई। अच्छा सर, बातों में शायद दरमियान में फिर याद ना रहे, हमारे पास ना यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, एक पेशावर से आए हैं। अच्छा, और ठीक है, एक इधर से है। ठीक है। उनके मसाइल जैसे रूटीन के होते हैं ना, वो स्ट्रगल में है, लेकिन कोशिश इसमें है कि अब वो नहीं आ सकते थे, फिर भी आ गए हैं यहाँ पे। तो कुछ सीखने के लिए उन्हें कहीं ना प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ मौका चाहिए कि वो इस सिस्टम में आ जाए। प्रैक्टिकल किस तरह का? मसलन कि वो मतलब उनका जिससे आगे रोजगार चल जाए, या वो काम, अब वो नॉर्मल रूटीन में ना सीवीज भेज रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आपको उसकी वजह बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बताने लगा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 34 इदारे जो ज़राअत की तालीम दे रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मिला के तकरीबन 15 से 16 हज़ार बच्चा हम हर साल पैदा कर रहे हैं एग्रेरियन। और बदकिस्मती से वो घुटने लगा के काम करने को तैयार नहीं है। अगर एक सर्जन ये कहे ना कि मैंने पेट काटना और मुझे बू आ रही है, वो सर्जन फिर किस चीज़ का हुआ? मेरी गाड़ी में मैं जब भी जाता हूँ उसमें मैंने आज वो दिखाया नहीं आपको, मेरे पास ना एक पड़ी होती है बरसाती, एक पड़ी होती है लंबे बूट, शूज़, यहाँ तक वो बूट हैं। मुझे किसी खेत में घुसने के लिए कोई, जब से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना छोड़ा ना, मैंने कभी जीन्स के अलावा दूसरी पैंट नहीं पहनी। भेज गई, वापस आके फिर धो ली, फिर करी, फिर परवाही कोई नहीं। मैंने बल्कि गाड़ी में ना 300-300 रुपये वाली वो रिजेक्टेड नहीं होती, वो भी लेके रखी होती हैं। 300 वाली जीन होते ला के छोटा होता भी परवाह कोई नहीं है। तो हमें काम करते हुए कीचड़ में घुसने में, सांपों में जाने से हर्ज कोई नहीं है। जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, ये ग्रेड 17 मांगते हैं, ये मुश्किल है। हम सारे सब मिलके इसलिए कर रहे हैं कि हमने भी उनमें वो जज्बा देखा है जो हम रूटीन के जज्बे वाले होते हैं जी, 100 में से एक बच्चा, हम उसको बिल्कुल ऑनर करते हैं। मैं ऐसे बच्चों की शदीद कदर करता हूँ जो काम करने पे तैयार हैं, हम करवाएंगे, हम उनको फार्म पे रखें। क्या होगा ताकि हम वो आपके पास पेश कर सकें? पहले दिन 2 दिन टेस्ट लो, फिर 6 बजे उठते हैं कि नहीं उठते। इनके सूरज निकलते ही जो बच्चा उठ के खेत में चला जाएगा ना, वो एग्रीकल्चर कर लेगा। वो तो कमाल है। 4 बजे वाले और ज़बरदस्त है जी। आप सुबह नमाज पढ़ के खेत में चले जाएं, आप पहला आपने स्टेप पार कर लिया। उसके बाद उसका दोपहर को सोने की आदत होनी चाहिए, कैलुला करने की, सोने की। उसके बाद वो दोबारा शाम को फ्रेश होकर अपने काम पे। दोपहर का वक्त ज़राअत के लिए है ही नहीं। जो बंदा कहता है वो गलत कहता है। 11 बजे ज़राअत का वक्त ख़त्म हो गया। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि असर का वक्त पहला असर या ज़ोर ख़त्म होने तक उसका वक्त नहीं है। आप अपने घर के काम करें, बाकी करें, हाँ बिल्कुल। फिर असर के बाद, बल्कि ज़ोर के बाद से जब सूरज ढलना शुरू हो जाए, फिर आप जो है वो अपनी फार्मिंग पे दोबारा आ जाए। ये ज़राअत का वक्त है। स्प्रे का वक्त जो असर के बाद है जी, ठीक है जी। अब उन्हें हम टेस्ट के लिए कहाँ पेश करें?
postman है सामने रात किस तरह का टेस्ट करना चाहते हैं बताएं। मसलन कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर आप उन्हें अपने मतलब स्वीकृति में ये तो नहीं कहेंगे गोद ले लें। जरूर कल नहीं मैं वाकई गोद लेता हूँ, आप यकीन करें। अल्लाह ताला उनको आसानियाँ दे। मैंने ज़रिए यूनिवर्सिटी में ना मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि अगर आप समझते हो कि लोग आपसे खुश हैं तो फिर अपने जैसे बच्चे पैदा करो, और अगर आप बड़ा लंबा जीना चाहते हो तो किताब लिखो। ठीक है, मैं किताब भी लिखता हूँ, मैं अपने रोज़ाना नाकामी की दास्तानें लिखता हूँ ताकि मेरी नाकामी को दूसरा बंदा रिपीट ना करे। ठीक है, कामयाबी तो हर बंदा लिख लेता है ना, नाकामी भी लिखनी चाहिए। ये काम किया नाकाम हुए, ये काम किया नाकाम हुए, फ़लाँ किया, तो नाकामी की दास्तानें लाजमन लिखना चाहिए जी। अच्छा, कामयाबी के साथ उससे फ़ायदा क्या होगा, लोग उस तरफ तरवीज पाएंगे, इनकरेज होंगे। आज के दिन का जो पहला लेसन था ना, उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अचार डालना। वैल्यूडेशन में सबसे आसान अचार डालना है। मूली कभी 2 रुपए किलो भी बिकती है, 10 रुपए किलो तो आम बिकती है, लसूड़ा है, नहीं ये तो हर महंगी चीज़ें हैं ना, मैं सस्ती। खीरा जो 40 रुपए किलो है जी, खीरे का अचार जो आप डालते हैं स्लाइस, उसको आपने सिरके में, तो सिरके में भी नहीं, उसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन होता है 4% के अंदर, उसके अंदर नमक होता है। ब्राइन सोल्यूशन और सिरके को मिला के अचार डाला जाता है। पूरी अरेबियन स्टेट्स पागल हैं उसके पीछे। यूरोप में का जो पाकिस्तान में उसकी कीमत है 3400 रुपये किलो की, 3400 रुपये का किलो है, और जो अच्छे ब्रांड बेच रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये बेच रहे हैं। और आपका कितने का जी? 40 रुपये किलो का। आम खीरा सर, आम का भी डल जाता है, कोई अर्ज नहीं, लेकिन उसके लिए आजकल कुछ ना स्पेशल आते हैं, छोटे छोटे छोटे, हाँ वो वाले। हाँ। अच्छा, खजूर और लेमन, खजूर का भी अब माशाल्लाह डल रहा है जी। मैं उस दिन हमने देखा है खजूर के फेस्टिवल पे, उसका भी अचार डल रहा है। अचार क्या होता है, आपने प्रिजर्व कर लिया, पिकल। आपने अक्सर पिकलिंग क्यूकम्बर सुना होगा, जैतून का तो बहुत माशाल्लाह पॉपुलर है, बहुत अच्छा है। और लहसुन का भी सर, लहसुन का बहुत है। आप अगर अचार डाल लें, जिस दिन जो सब्ज़ी सस्ती हो एक ट्रक लें, उसको उसका डाल लें। दूसरी सब्ज़ी सस्ती हो एक ट्रक लें। सुबह आपने इन मशीनों पे सीखना है अचार कैसे डालना है। और सामने आप जो आपने मशीनें देखनी हैं, ब्रांडेड मशीनें पड़ी हुई हैं, नई, आपको किराए पे देने पे तैयार हैं, मुफ्त में देने को तैयार हैं, लेबर पे देने को तैयार है। कहेंगे आए जी बना लें इसके ऊपर। आपने कहना जी साढ़ा एग्रीमेंट करो, असी बंदे लैके आने हैं। हमें यहाँ पे जो गिरा हुआ, आपको पता है जितना किन्नो नीचे गिरता है वो ऊपर वाले से ज़्यादा कीमती है। मीठा होता है, उसके अंदर सुक्रोज ज़्यादा है, ग्लूकोज। आप जब जूस निकालते हैं उससे अच्छा, आपकी एक फैक्ट्री लगी हुई है जो जूस निकालती है वहाँ पे। अच्छा, उसके अंदर से जो दूसरी बड़ी चीज़ निकलती है, आप हैरान होंगे सुन के, दुनिया का बेहतरीन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड निकलता है उसके अंदर से। अगर ऐसा यहाँ पे सिस्टम है गवर्नमेंट का, तो फिर यहाँ पे तो लाइनें लगी होनी चाहिए थी किसानों की। आपको आज तक पता है, आप सबसे कामयाब किसानों में से हैं। आपने सुना था कभी आज तक? मैंने तो आपके लिए दरवाजे खोले, अंदर देखें क्या कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, ये अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप, माशाल्लाह मुझे पता है आप पहले बहुत अच्छे इंसान, कभी किसी पे नेगेटिव उंगली नहीं उठानी, नहीं तो वो याद रख लेते हैं अच्छा मेरे तो उंगल चुकी थी ना, मैं तो अंदर नहीं आने देना। आपने पॉजिटिव रहना है। हर इंसान में कोई ना कोई पॉजिटिविटी है, कोई ना कोई अच्छाई है। आपने उसकी तारीफ़ करेंगे तो वो और आपका गर्विदा हो जाएगा। सरकार, आप जितने लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, उन्हें कहें जनाब आपका ये फ़न कमाल का है जी, आप ये वाला काम कर रहे हैं, बड़े अच्छा कर रहे हैं। सरकारी महकमा चल रहा है ना, 20 बुराइयाँ होंगी, कोई एक अच्छाई तो होगी, उस अच्छाई की तारीफ़ करनी है, उनकी खूबियों को गिनवाई। उससे बाद देखिए, पुलिस में 70 बुराइयाँ होंगी, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। मैं हर साल पुलिस वालों से ज़बरदस्ती शजरकारी करवाता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ जी कि जेड़े तुसी छोटे मोटे जराइम वाले बंदे फड़े हुए ना, छोटे मोटे, इनसे दरख्त लगवाएं। मेरे कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे वो ज़ार दरख्त लगवाते हैं। ठीक है, जेलों वाले लगवाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है जी, कोई 1 लाख दरख्त मुफ्त लग जाता है। अच्छा, वो कैदी बड़े खुश होते हैं जी, हम कि हमें बाहर खुलने जगह पे फिरने का मौका मिल गया, या सज़ा कुछ कम हो गई, तो उनकी पॉजिटिव आपने भी ऐसे ही अच्छी एक्टिविटीज़ की तारीफ़ें करनी है। और उसके बाद कोशिश करें कि हर सरकारी मुलाजिम के साथ एक सेल्फ़ी खींचें, अपने फेसबुक पे लगाएं, साथ उसको टैग करें कि ये कमाल का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, देखिए अच्छाई को फैलाएं, नेगेटिविटी को दबाएं। उसे वो अगर बताना भी है ना किसी को चीज़ ख़राब है, उसको साइड पे बिठा के यार तेरी चीज़ अच्छी नहीं से आएगी, ज़रा आइंदा बेहतर कर ले। हम अक्सर क्या करते हैं, मैंने बागबान ग्रुप में भी देखा है, किसी के ना अगर कोई पौधे आगे पीछे हो गए ना, एक बंदे ने उसको कहना जी फलाने को पौधे लै सन, ਉਹਦਾ एक तना इंज हो गया, एक है
उसकी इतनी घबराइयाँ होती हैं। मैंने वैसे एक तो उससे पूछा, मैं कि उसका क्या फ़र्क पड़ा, कहते गाह को बात कर वो नीचे 800 कमेंट है, 1000 बंदा, कहीं पूछते भी हैं ना नेगेटिव को भी। तो लेकिन कोशिश करें बुराई की बजाय हम अच्छाई के सफ़ीर बने, पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेके चलें। क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी ने तुन्नी के ऊपर हाथ बंद के नमाज़ पढ़ ली, किसी ने नीचे पढ़ ली, अल्लाह जानता है कि किसकी कबूल होनी है। हम हमें बहसें कर रहे हैं। अच्छा, बागबान के लिए दूसरी बड़ी चीज़, सर्टिफाइड नर्सरी से पौधा ले, ऑरेंज टैग याफ्ता पौधा। नहीं तो क्या होगा, आपने लंगड़ा लगाया है या आपने अनवर टोल लगाया तो आपको 5 साल बाद पता चलना है कि 12 नंबर निकल आया है। आजकल 12 नंबर बहुत निकलता है ना, वो जो भी है वो, जब वो अनवर टोल नहीं निकलता फिर कहते हैं वो जी 12 नंबर निकल आया है। जमील साहब कितने बैठे ने, ऐसे ही होता है जी तो इलाके जिद्दां ही हो रहा है कि नहीं? सर इस तरह नहीं। चंद एक शरीफ आदमी छोड़ देते हैं, बाकी ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, अगला चलते हैं। उस फल को मैं आपके, वैसे ना पौधे मैंने गोद लेने हैं आपके इलाके से ख़ास तौर पे। मैंने आम के ऊपर लोगों को हैरान करना है, जिन लोगों के 50-50 साल के पुराने बाग, वो कहते हैं ना मैंने कटवा देना है, फल नहीं दे रहा, फला नहीं हो रहा। यार गोरा हैरान हो जाता है पाकिस्तान सुन के ना कि एक साल फल नहीं देंदा, अगला साल देंदा। कहता यार किस तरह के इंसान है ये जो कहते हैं एक साल अल्टरनेट बेरिंग हो रही। भाई क्यों, किस किताब में लिखा है कि एक साल फल नहीं देना उसने? पॉसिबल ही नहीं है। ये तब होता है जब आप उसकी डेफिशिएंसियों को पूरा नहीं करते। जो कुछ उसने ज़मीन से खींच लिया वो दें तो सही उसको। तुम जड़ा कट्टी जा रहे हो, एक घोड़े को सारा दिन भी नहलाते रहेंगे, खुरखरियाँ करते रहेंगे, बाल साफ करते रहेंगे, जब तक उसको दाना नहीं खिलाएंगे वो दौड़ नहीं सकेगा। सर जो बिल्कुल ही नहीं फल देते उनका क्या? मेरे को सारे का हल है कि नहीं। आप पौधा बताएं कौन सा नहीं देता? सिट्रस का। सिट्रस का पौधा जो बिल्कुल फल नहीं देता लेकिन पत्ते उसको लगे हुए हैं, मगर वो अनसर्टिफाइड है, वो मैं भी कह देता हूँ। अच्छा, ये पत्तों की ये सबसे लो वैरायटी वो पौधे हैं। हाँ, मैंने उस किस्म कौन सी है? जी अननोन किस्म किन्नू, मिठा, निकर किन्नू। आप अगर वैरायटी ही एक है तो फिर उसमें कैसे हो सकता है कि कोई मिलावट हो या कोई? नहीं वो देखिए कई बार दफ़ा ना ग्राफ्ट या चीज़ कोई, अच्छा वो खट्टी भी हो तो खट्टी को खट्टी तो देना चाहिए ना। हाँ, खट्टी खट्टी को, अच्छा उसको ना माइल कर दो। कुछ पौधे फल दे रहे हैं, लीटर लाइन हो गया, खट्टी भी नहीं देगा। यानी कि कुछ अच्छा मैं एक और एग्जांपल आपको दूं। इंसानों में भी से कुछ नस्ल होती है जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, होता है ना, उनको हम ट्रांसजेंडर्स भी कहते हैं, कुछ और चीज़ें भी कहते हैं। कुछ पौधे भी खसी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्रॉस होके कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे होता नहीं है। उसके लिए हमारे पास ना कुछ, अच्छा आपको पता है मर्द औरत में तब्दील हो जाता है, औरत मर्द में तब्दील हो जाता है, पॉसिबिलिटी है। हार्मोनल चेंजेस, आजकल तो इंजेक्शन भी आते हैं, जड़ा को दोस्त लगवाना चाहे अगले साल 2-3 बच्चे दी अम्मी बनया होएगा। मतलब वो तो बड़ा एक साल है। सर आम के पौधे हैं वो कमजोर हैं, मुंह सड़ी की बीमारी है, और साथ दूसरे पौधे लगे हुए हैं। तो आज एक लेक्चर में मैंने सुना है ना कि 2-3 फुट पे नीचे जमीन जो है वो सख्त हो जाती है। तो अगर साथ दूसरे पौधे हैं, आप रोटावेटर नहीं चला सकते, या हल नहीं चला सकते, उनके लिए क्या करें? ड्रिलिंग बंदा कर सकता है? मैं वही बताने लगा था। उसके लिए ना आपका हल आते हैं, बिल्कुल आप समझे दुर्मट की तरह के। दुर्मट देखा ना मिस्त्री वाला, उसके नीचे कील लगे हुए हैं, वो उसको ठोकते जाते हैं, वो उसकी नेलिंग करते जाते हैं। नेलिंग कितने फुट तक वो चला जाता है? 11 जी, नहीं 11 तो छेंच, ये छेंच जाता तो हल भी नहीं जाता। अच्छा। बड़ा चीज लेकिन वहाँ हार्ड पैन तो सर वो हार्ड पैन के लिए हाँ जी, हाँ। एक आध दफ़ा चला लें, क्या फ़र्क पड़ता है, एडा को पक्का असूल नहीं है साडा ना। चीज़ें जब वाला चला रहे हैं। नहीं वहाँ पौधे लगे हुए हैं ना साथ, मैं ये कह रहा हूँ। वो फिर डैमेज हो जाएंगे ना। आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा? जी, ट्रैक्टर नहीं चल पाता। तो छोटे ट्रैक्टर आजकल आए हुए हैं, वो चला लें। सर नर्सरी है ना, नर्सरी का बिजनेस है, तो साथ दूसरे पौधे मदर प्लांट लगे हुए हैं। बुक की इस्तेमाल करना। तो आम के पौधे हैं, फल भी बेताशा वो लेते हैं, लेकिन इतनी सेहत नहीं उनकी, पत्ते आधे आधे आगे से जो है वो जले हुए हैं, सेहत उनकी अच्छी हो जाए। आप चाहते हैं कि बड़ा पौधा मौजूद है, लगा हुआ है, लेकिन आपने नीचे नर्सरी भी लगाई हुई है उसके, ऐसे है जी? जी जी। तो वो तो नीचे खुराक डालने से ठीक हो जाएंगे। और दूसरा उसको कहते हैं इरेशन के लिए नीलिंग करना। दुर्मट लिया मेरे पास, मैं बल्कि सुबह मंगवा लूँगा आपको एक, मैं वहाँ पे दिखा भी दूँगा, डेमो दिखा दूँगा। उसके नीचे ना कील लगवाए हैं हमने, स्टील वाला कील, वो जैसे मर्जी ज़मीन में सुराख करते जाए, वो आपका नीलिंग का काम करेगा, इरेशन का काम करेगा, पौधों की बेहतरीन गोडी हो जाएगी उसके साथ। ठीक है जी, उसको हवा मिलेगी, हवा मिलेगी, बिल्कुल ऐसा है जी। रिलीफ मिल जाए। करना वही है। फिर उसके बाद आपने खाद डालनी है। हमारे पास वो खादें भी मौजूद हैं जो ज़मीन को नरमाहट दे देती हैं। अच्छा अगर आपकी ज़मीन कितनी भी सख्त क्यों ना हो,
नीचे 2 पीपे रेत के उसके डाल दें और ऊपर से हल्की हल्की चॉपिंग कर दें, गोडी कर दें, मैं कहता हूँ आपकी ज़मीन ऐसी नरमाहट में आ जाएगी, आप हैरान रहे। रेत से ज़्यादा बेहतर फार्मूला ही कोई नहीं है। सारे महंगे फार्मूलों की बजाय अपने नज़दीकी किसी खाले से, किसी नहर से रेत निकालना है, 2 ट्रालियाँ, सारे पौधों के नीचे 2-2 पीपे डाल दें, दवाएं देंगे सारी उम्र, वो नमी को भी कंट्रोल करेगा। रेत की खासियत होती है वो ऊपर से खुश्क हो जाती है, नीचे से गीला रखती है, तो वो आपकी नमी कभी सूखने नहीं देगी, ऊपर वाली जो सूखनी चाहिए वो सुखा देगी, इसलिए तो रेत के अंदर इतने वो। अच्छा आगे हम चलते हैं जी कि पॉइंट्स भी आपने बताने थे और उसके अलावा पेस्टिसाइड भी डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जो पौधों के कहाँ तक हम पहुँचे हैं जी पॉइंट्स के? तो जो कील लगाएंगे वो रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? नहीं, डिस्टर्ब करता है हमेशा हल। जब आप देखिए सोचिएगा, ये आप हल फेरते आ रहे हैं, ये जड़ पड़ी हुई है, उसने क्या करना है, उखाड़ के फेंक के हर चीज़ को काटते हुए निकल जाना है। जो कील अंदर जा रहा है ना, कील को हम फेर नहीं रहे हैं, वो एक दफ़ा अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, जा रहा है, उससे 5 से 7% लॉस होगा, 90% प्लस जड़ को कुछ नहीं होगा। ये 5 में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। तो जब हल चलता है वो छोड़ते 5% है, बल्कि सारी उड़ा देता है, सारी उड़ा देता है। 5 पौधे आपने कहा था कि मदर वो लेने। हाँ, मैंने आपको कहा था जी मैं 5 पौधे आपके किसी भी फार्म पे गोद लेने को तैयार हूँ। और अगर किसी का ऐसी जगह पे है कि जो लोकेशन लोग देख सकते हैं, तो मैं उसका आधा एकड़ भी गोद लेने को तैयार हूँ। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे लोग आ सकें, देख सकें। आपके पौधे पे मैं इतना को फल लगवा दूंगा कि पत्ते कम पड़ जाएंगे, फल ज़्यादा होगा। जिस मैंगो से आप नॉर्मली 25 से 30 पेटियाँ लेते हैं ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ 100 पेटियाँ मैं लेके दूंगा जी, ठीक है जी। और मेरा उस जी क्वालिटी भी होगी। हाँ, देखिए सिर्फ एक गिरने नहीं देंगे, दूसरा साइज़ करेंगे। हाँ, उसमें देखें उसकी ये नहीं होना चाहिए कि उस इलाके में या उस वैरायटी में पहले कुछ नहीं लग रहा, 10 पेटियाँ लग रही, हम साये पौधों पे 30 पेटियाँ लग रही हैं, मैं 100 पे ले जाऊँगा। और मैनेजमेंट कब से शुरू हो के आप यानी मार्च में फ्लावरिंग तो हो जाती है, उसके बाद तो नया फ्रूट नहीं लग सकता? अब तो अभी कितना पहले टाइम आपको चाहिए? फूल लगने से पहले कितना पहले? 1 महीना पहले मिल जाए, 15 दिन पहले, अभी फूल नहीं निकले मुझे मिल जाए। मैंगो को तो हम आजकल भी एक दफ़ा खुराक देते हैं, शुरू हो गया ना अब मैंगो का अभी से खुराक शुरू हो जाती है, उसको फास्फोरस आपने अभी दे देनी है, कुछ और चीज़ें देनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक खुराक उसको जाके देते हैं सर्दी शुरू होने से पहले, नाइट टेम्परेचर 12 से जाने से पहले एक दफ़ा उसको खाद देनी होती है। वो जब भी आ जाए 12 डिग्री, आप मौसम देख रहे हैं, जिस रात का 12 आपको नज़र आ रहा है, हफ्ता पहले खुराक दे दें, फिर उसे चले जाना स्लीपिंग में, सो जाना है, फिर उसे ना खुराक उठानी, कम उठाएगा, बहुत कम। फिर क्या होगा, सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ गुजरी, सर्दियों के गुजरने के फ़ौरन बाद जब नाइट टेम्परेचर जो है 10 से ऊपर चला गया, आपने अगली खुराक दे देनी। मैं बात करता हूँ हमेशा टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि मैं अगर कहूँ ना जी 15 नवंबर, पता नहीं इस वक्त 15 नवंबर किस तरह का आना है, ठीक है, हो सकता है 15 नवंबर को इस वक्त कोरा पड़ना शुरू हो जाए, फिर क्या करेंगे? सर आड़ू की तो प्रोनिंग करनी होती है दिसंबर में, तो उसको पहले अभी दे दे खुराक? बिल्कुल दीजिए उसको अभी से, जब उसका फल आड़ू का पंजाब का उतर गया हुआ है ना, तो फल उतरने के बाद, हाँ, उसके बाद हमने उसको एक दफ़ा खुराक देनी होती है फास्फोरस की। पहले जड़ें काट लें, हल पे जड़ें काटने का मतलब, सॉरी, उसका मतलब है हल चला लें, उसको रोटावेटर चला लें, ज़मीन की जड़ी बूटियाँ निकाल लें, उसको नरम कर लें, चिजल चला लें, सब कुछ हो गया। अब आपने उसके गोल दायरे पैंदे बना के उसके अंदर या कम से कम कैनोपी के नीचे नीचे खुराक डालनी है। खुराक पहली डोज आपने किसकी डालनी है? बहुत ज़्यादा फास्फोरस, थोड़ी सी नाइट्रोजन और बहुत थोड़ी सी पोटैश, ये रेशो होती है। 4 से 5 साल का पौधा, 5 से 7 मैं बना दूंगा आपको, उसकी डोज बना दूंगा। हर पौधे की उसके हुजम साइज़ के हिसाब से, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, आसान नुस्खा दूंगा। 100 पौधे हैं एकड़ में, 150 हैं, 200 हैं, उसके हिसाब से हम उसका बना लेंगे। एक तो होता है ना बड़ा मुश्किल करना जी, कि वो साइंटिस्ट वाले तरीके से कि जी कैनोपी नापते हैं, उसका देखें लीफ एरिया नापते हैं, नहीं, वो नहीं, वो गलत है। ज़िम्मेदार को ज़िम्मेदार के तरीके से चलाएंगे, आसान तरीके से। जब साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो हम फिर क्या करते हैं कि उसका सेनेसेंस पीरियड का, उसका सांस लेना, उसके हम तो ये भी नापते हैं कि वो CO2 कितनी दे रहा है, ऑक्सीजन कितनी ले रहा है, इस्तेमाल क्या कर रहा है, वो बड़ा। लेकिन आपका उसके साथ तल्लक ही कोई नहीं है। ख़राब तो हर माशाल्लाह वो हैं भी साइंटिस्ट हैं आपका तो। अच्छा, हमने फार्मर के लिए आसान नुस्खे देने हैं, उसको मुश्किल में नहीं उलझाना, लेकिन उसका जहन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस रंग की सुंडी क्या नुकसान करती है, उसका नाम क्या है। चल एक और छोटी सी तालीम दे लूँ, मोबाइल के ऊपर ना आपके एक खाना बना हुआ है,
मैं दिखा दूँ इनको जी सारों को। किधर गया जी, किधर गया। एक तो खैर वेदर शेदर आप सारे देख रहे हो।